स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एक वीडियो, जिसमें कि मैं आपको इंग्लैंड या आप कहें कि यूरोप में जितने भी मूवमेंट्स हुए उनमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो अगर कोई हुआ जिसको हम रेनेसा मूवमेंट के नाम से जानते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस रेनेसा मूवमेंट के बारे में समझाऊंगा। यह मूवमेंट कई तरीके से अगर देखा जाए, अलग अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो अलग अलग क्षेत्रों में इस मूवमेंट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन चूंकि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूं, तो इस मूवमेंट का अंग्रेजी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे कि पहला अगर हम बात करें तो द वर्ड रेनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिकेलेट इन हिज 1855 वर्क हिस्टोयर डी फ्रांस। अगर हम बात करें तो रेनेसा शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रेंच आपके हिस्टोरियन हुए जिनका नाम है जूल्स मिकेलेट। इन्होंने रेनेसा शब्द का इस्तेमाल और रेनेसा शब्द को डिफाइन सबसे पहली बार किया, वो भी अपनी एक बुक में जिसका नाम इन्होंने रखा है हिस्टोयर डी फ्रांस, और इस बुक का पब्लिकेशन हुआ 1855 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब रेनेसा तो हुआ आपका स्टार्ट 14वीं शताब्दी में, लेकिन रेनेसा शब्द जो है वह सबसे पहली बार यूज किया गया 1855 ईस्वी में। किसने किया? जूल्स मिकेलेट ने अपनी पुस्तक हिस्टोयर डी फ्रांस में, ठीक है, जो कि कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के, यानी कि फ्रेंच हिस्टोरियन। और जो रेनेसा शब्द जो है हमारा, वो मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। इसलिए मैंने दूसरा जो आपका इसका पॉइंट लिखा है वो लिखा है whose literal translation from French into English is rebirth। जो आपका रेनेसा शब्द जो है उसका अगर हम अंग्रेजी में साहित्यिक अनुवाद करते हैं तो अंग्रेजी में इसका साहित्यिक अनुवाद होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म। अब सवाल ये उठता है कि ये किस चीज का पुनर्जन्म था? तो ये रेनेसा जो है वह एक कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक मूवमेंट था, जो कि 14वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और 17वीं शताब्दी तक चला, यानी कि लगभग 300 वर्ष 17वीं शताब्दी तक चला। और इसका आरंभ अगर हम यूरोप की बात करें तो सबसे पहले रेनेसा मूवमेंट जो है वो हमारा इटली में स्टार्ट हुआ। और कब हुआ? इन द लेट मिडिल एजेस। इटली में स्टार्ट हुआ, कब हुआ? इन द लेट मिडिल एजेस। और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में स्प्रेड कर गया, पूरे यूरोप में फैला, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज में ये फैला। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि रेनेसा जो है वो सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल जूल्स मिकेलेट ने 1855 में अपनी बुक हिस्टोयर डी फ्रांस में किया था। रेनेसा मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद होता है रीबर्थ। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगर हम रेनेसा मूवमेंट की बात करें तो रेनेसा मूवमेंट जो है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता के इतिहास का सबसे महान मूवमेंट है। क्यों है? अब आप उसको समझिए। अगर हम रेनेसा से पहले की बात करें तो रेनेसा से पहले पूरे यूरोप के लोग जो थे वह मेडिवल सुपरस्टिशंस में ग्रसित थे। सबके सब अंधविश्वासी थे। लोगों को अपनी स्वयं की शक्तियों का आभास नहीं था। लोगों का मानना यह था कि साहब हम तो सिर्फ ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं, और जो भी होता है अगर अच्छा होता है तो ईश्वर का वरदान मान लेते थे और बुरा होता था तो ईश्वर का कर्ज हो जाता था।
लेकिन सब कुछ क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की हाथ की कठपुतली समझते थे या भाग की कठपुतली। यह ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसने कि इस रेनेसा मूवमेंट ने लोगों को उनकी स्वयं की शक्तियों से उनका परिचय कराया, उनको यह सिखाया कि हाँ गॉड सुप्रीम पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास कोई शक्ति ही नहीं है। मनुष्य के पास भी बहुत शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है कर्म की शक्ति। ठीक है ना। ये सभी चीजें कैसे आई, रेनेसा मूवमेंट के बाद आई, और इस कारण से इस मूवमेंट को ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कहा गया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आखिरकार इस रेनेसा मूवमेंट का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रेनेसा बिगेन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द तुर्क्स ऑन May 29, 1453। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 29 मई 1453 में। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था उस समय, रोम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, तो 29 मई 1453 को तुर्किश लड़ाकों यानी कि तुर्किश की सेना के लड़ाके जो थे, उन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया और हिंदी में कुंस्तुनतुनिया कहा जाता है, हिंदी में कुंस्तुनतुनिया कहा जाता है, उस शहर पर तुर्किश लड़ाकों ने 29 मई 1453 पर कब्जा कर लिया। यानी कि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि जब रोमन एम्पायर के हाथ से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुंस्तुनतुनिया शहर निकल गया, तो आप कह सकते हैं, मैंने अगला पॉइंट लिखा है, द रिजल्ट वाज द फॉल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हो गया इस घटना से। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो कुंस्तुनिया शहर है वह उस समय वो शहर हुआ करता था रोमन एम्पायर का जहां सबसे ज्यादा विद्वान निवास किया करते थे। तो जब तुर्किश इलाकों ने वहां अपना कब्जा कर लिया, तो ये जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो डर के कारण उन्होंने इस कुंस्तुनतुनिया शहर को छोड़ा और कहां पहुंच गए, इटली पहुंच गए। कहां पहुंचे, सीधा इटली पहुंचे। जब ये इटली पहुंचे तो ये अपने साथ ग्रीक और रोमन साहित्य और फिलॉसफी की किताबें भी अपने साथ लेकर आए। समझना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब इन विद्वानों ने कुंस्तुनतुनिया शहर को छोड़ने की बात सोची, तो ये अपने साथ ग्रीक और रोमन साहित्य, जो कि प्राचीन साहित्य था, उनकी बुक्स को भी अपने साथ लेकर कहां पहुंच गए, इटली में। जब ये इटली पहुंचे, तो जब इटली के राइटर्स जो थे, इटली के जो विद्वान उस समय के थे, जब उन्होंने साहित्य को पढ़ा, तो वे इस साहित्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अपना पूरा टाइम और पूरा डिवोशन इन प्राचीन साहित्यों के अध्ययन में लगा दिया, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम उस समय का आता है, जो कि इटली के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि विद्वान हुए, जिनका नाम था पेट्रर्च। जिनका नाम था पेट्रर्च। पेट्रर्च ने अरस्तु, प्लेटो, सिसेरो, वर्जिल, ओविड जैसे महान साहित्यकारों, आलोचकों और साथ ही साथ फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिकों की पुस्तकों को पढ़ा, समझा और फिर उनका इटली में अनुवाद किया। ठीक, तो ये आपका हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, चौथा पॉइंट। रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, क्लासिकल लर्निंग प्राचीन साहित्य यानी प्राचीन साहित्य का पुनर्जन्म। अभी मैंने आपको समझाया कि पेट्रर्च जैसे लेखक जो थे, उन्होंने उन रोमन और ग्रीक बुक्स को का अध्ययन किया और फिर उनका अनुवाद किया। तो अनुवाद किया यानी कि वो क्या हो गया, रीबर्थ हो गया। काय का हो गया, क्लासिकल लर्निंग का। अब इसमें मैंने लिखा है, इट वाज द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। यह पुनर्जन्म था काय का, क्लासिकल लर्निंग यानी कि प्राचीन ज्ञान का। कहां का प्राचीन ज्ञान था, ये प्राचीन ग्रीक और रोमन राइटर्स का। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो द रेनेसा बिगेन इन इटली। जैसा मैंने कहा कि ये राइटर जो थे वो भागकर कहां पहुंचे थे,
कुस्तुनतुनिया से इटली में। तो जो राइटर्स रेनेसा जो था, तो जब वहां इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ तो नेचुरल सी बात, ये रेनेसा मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से, which became a center of Greek study and classical culture। और कुछ ही समय में, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही समय में इटली जो था वह क्या बन गया? एक सेंटर बन गया। काय का? ग्रीक स्टडी और क्लासिकल कल्चर का। पूरे यूरोप से जो विद्वान हुआ करते थे वो इटली जाने लगे इन विषयों का अध्ययन करने के लिए। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि इंग्लैंड में उस समय जितने भी विद्वान थे वो तब तक अपनी शिक्षा को पूरा नहीं मानते थे जब तक कि वह इटली जाकर अध्ययन ना कर लें। और वो अध्ययन सिर्फ इन्हीं राइटर्स का किया करते थे, इन क्लासिकल लिटरेचर का किया करते थे। अब इसमें क्या हुआ? इट गेव राइज ए न्यू कॉन्सेप्शन टर्म्ड एज ह्यूमनिज्म। जब ये ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ, इटली ग्रीक स्टडी और क्लासिकल कल्चर का एक सेंटर बन गया, तब एक नया कॉन्सेप्शन आरंभ हुआ जिसको संज्ञा दी गई, जिसको नाम दिया गया ह्यूमनिज्म, यानी कि मानवतावाद। कौन सा कॉन्सेप्शन आया? मानवतावाद। अब ह्यूमनिज्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमनिज्म शब्द का इस्तेमाल जो है वो होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी कि प्राचीन साहित्य का पुनर्जन्म के रूप को ही अगर व्यक्त करना है तो आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ह्यूमनिज्म। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत रेनेसा की ये रही कि ये किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ह्यूमन एक्टिविटीज के सभी डिपार्टमेंट को टच करता है। अब इसी क्रम में देखिए, मैंने आपको 5वां पॉइंट दिया है चेंज इन आउटलुक, यानी कि रेनेसा मूवमेंट जो था इसने उस समय के जो लोग थे जो कि सुपरस्टिशंस में खोए हुए थे उनके नजरिए को परिवर्तित किया, इसलिए इसको हम चेंज इन आउटलुक कहेंगे। परिवर्तित कैसे किया? उसका सीधा सा रीजन ये था कि अगर आलोचकों की बात करें हम तो रेनेसा मूवमेंट जो हुआ है आपका, इससे पहले लोग जो थे वह ऐसे थे जैसे कि अंधे होकर सुपरस्टिशंस में खोए हुए। तो ये जो मूवमेंट चला, तब इस मूवमेंट के बाद लोग जो थे वह सुपरस्टिशंस को छोड़कर उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि अपनी आंखें दोबारा से खोली, और आंखें खोलने के बाद फिर उन्होंने अपने आप को समझा, और अपने आप को समझने के बाद इस संसार को समझना आरंभ किया। तभी इसी समय एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, और ये घटना घटी जर्मनी में, जिसने कि रेनेसा को और अधिक स्प्रेड कराने का काम किया, और वो था आपका इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसका आविष्कार जर्मनी में हुआ। क्योंकि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब तक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और मैन्यूस्क्रिप्ट कम लोग लिखते थे, कम लोग होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने वाले, तो बुक्स बहुत कम होती थी, कम लोगों तक वो बुक्स पहुंच पाती थी, और ज्ञान भी कम लोगों तक ही सीमित रह जाता था। जब ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो बुक्स की छपना आरंभ हुई, और अधिक से अधिक बुक छपी। छपने के बाद जब उनको स्प्रेड किया गया, फैली, लोगों ने उनको पढ़ा, रोमन और ग्रीक साहित्य जो कि ट्रांसलेट होकर उनकी भाषा में जब उन तक पहुंचा, और जब उन्होंने पढ़ा तो उससे बहुत कुछ सीखा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं चेंज इन आउटलुक। दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। जर्मनी में बना प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन इंग्लैंड कब आया? तो विलियम कैक्सटन नामक एक व्यक्ति थे जो कि बाय प्रोफेशन एक ट्रांसलेटर थे। उन्होंने 1476 में इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की, और ये जो ट्रांसलेटर थे ये फ्रेंच ड्रामास और जो फ्रेंच लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, और उसके बाद उसका वो छापी जाती थी। तो ये इनका वर्क था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेनेसा मूवमेंट जो है वह पूरे यूरोप में फैला, साथ ही साथ ये मनुष्य के किसी एक आप कहें डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी डिपार्टमेंट पर इसका प्रभाव पड़ा। तो हम चूंकि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो इंग्लिश लिटरेचर पर इसका प्रभाव पड़ा मैं उसकी बात करूंगा। जैसे कि
मैंने लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि रेनेसां का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य पर। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी चौसर साहब से। जैसा कि हम जानते हैं कि चौसर जो साहब जो हैं वह फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहे गए हैं। वह पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी, इसलिए जनक कहे जाते हैं। तो चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मार्क्स द अराइवल ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड, यानी कि चौसर साहब जो हैं उनको, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, इनको मार्क किया जाता है, जाना जाता है कि भैया इनसे अराइवल ऑफ रेनेसां हुआ है। कहां पर? इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड में जो रेनेसां पहुंचा उसको पहुंचाने वाले, लाने वाले लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? चौसर साहब। और ऐसा नहीं है, इनकी पोइट्री जो है, क्योंकि चौसर साहब अपनी लाइफ में स्वयं भी इटली गए थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तब तक जो विद्वान इंग्लैंड के थे वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं मानते थे जब तक कि वह इटली नहीं जाते थे। तो चौसर साहब भी अपनी लाइफ में इटली गए। तो हिज पोइट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां। और जब हम चौसर साहब की कविताओं की बात करते हैं तो उनकी कविताओं में हमें रेनेसां का प्रभाव देखने को मिलता है। मैं यहां पर आपको 2-3 कैरेक्टर यहां बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपने इन कैरेक्टर्स को पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे जो वीडियोस दूंगा उसमें चौसर साहब की पोइट्री के बारे में बताऊंगा। तो चौसर साहब की कैंटरबरी टेल्स बहुत ही फेमस है, उसका प्रोलोग भी है। तो अगर हम उस कैंटरबरी टेल्स के 2 कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेनेसां का प्रभाव किस प्रकार से चौसर साहब की पोइट्री पे देखने को मिलता है। जैसे कि उसमें कैरेक्टर दिखाया गया है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ जो है वह 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी की कहानी दिखाई गई है। वो तो 14th सेंचुरी में क्या करती है? रेडीमेड गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करती है। आज अगर कोई महिला कोई ऐसा कार्य करती है तो बहुत छोटी सी बात है, सभी क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब लोग सुपरस्टिशियंस में थे तब वाइफ ऑफ बाथ जो है वो क्या करती थी? रेडीमेड गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का व्यापार करती थी। तो इसका ये हमें क्या दिखाता है? रेनेसां का प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार से दूसरा एक और कैरेक्टर उसमें है ऑक्सफोर्ड क्लर्क। ऑक्सफोर्ड क्लर्क जो दिखाया गया है उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास जो भी धन आता है, जिस प्रकार से भी उसके पास धन एकत्र हो जाता है, वह अपने पूरे धन को बुक्स खरीदने में खर्च कर देता है, क्योंकि उसके लिए अध्ययन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो अध्ययन करना ये भी काय की निशानी हुई? रेनेसां की। तो ये सभी चीजें ये दिखाती हैं कि चौसर साहब की लेखनी पर काय का प्रभाव है? रेनेसां का। अब इसमें क्या हुआ, फिर हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। तो द एज ऑफ एलिजाबेथ इज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट एंड फॉर फ्लावरिंग ऑफ रेनेसां। अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें, जिसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है, तो इस एज को लिटरेरी डेवलपमेंट यानी कि साहित्यिक डेवलपमेंट के आधार पर गोल्डन एज माना जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इसी को फ्लावरिंग ऑफ रेनेसां के लिए भी जाना जाता है। यानी कि रेनेसां मूवमेंट सबसे ज्यादा अगर फला फूला तो वो था एलिजाबेथन एज, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, जब ये राइटर्स जो थे, चाहे वो चौसेरियन एज के हों, चाहे चौसर साहब हो हमारे, चाहे फिर एलिजाबेथन एज के राइटर हों, इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर जो था रोमन और ग्रीक का, उसमें इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट दिखाकर उसको रिवाइव किया, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी कि प्राचीन साहित्य को फिर से रिवाइज हुआ। इनकी लेखनी पर हमें इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां दिखाई देता है, और इनकी लेखनी इनकी इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट भी करती है। अब हम बात करते हैं लास्ट आज की वीडियो की पॉइंट की, स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। अगर हम डिस्कवरी और एडवेंचर की बात करें तो रेनेसां का ये बहुत बड़ा प्रभाव है, जो कि हमें एलिजाबेथन एज के राइटर्स में देखने को आसानी से मिलता है। यानी कि रेनेसां के प्रभाव में जो एलिजाबेथन एज के राइटर थे, उन्होंने अपने जो ड्रामास लिखे उनमें ऐसे कैरेक्टर्स डाले जिनको डिस्कवरी और एडवेंचर से बड़ा प्रेम था। जैसे कि अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले की बात करते हैं, जिसको कि क्रिस्टोफर मार्लोव जी ने लिखा है, जो कि एक यूनिवर्सिटी वेट्स हैं,
तो और जिनको हम प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं, मतलब जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं, सॉरी क्या कह सकते हैं, तो वह जो डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है उसमें मार्लोव साहब ने दिखाया है कि किस प्रकार से उनका मुख्य पात्र डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वह स्काई और प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए स्पेस तक जाता है। स्काई और प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए कहां तक चला जाता है? स्पेस पर। तो उसमें क्या थी? ये धूम थी, काय की? एडवेंचर की, डिस्कवरी की, वह कुछ खोजना चाहता था। ठीक इसी प्रकार से शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस कॉमेडी है इनकी। उसमें हमारा पात्र दिखाया गया है बेसेनियो। वह अपनी प्रेमिका पोर्सिया से मिलने के लिए बेलमोंट चला जाता है, एक खतरनाक समुद्र को पार करते हुए। एंटोनियो जो है उसी में वह एडवेंचरस एक स्टेप लेता है और एक फैटल बॉन्ड पर साइन कर देता है अपने मित्र की सहायता करने के लिए। पोर्सिया जो है वह पुरुष का रूप धारण करके, वकील का रूप धारण करके एंटोनियो को बचाने के लिए लॉयर बनकर वेनिस के कोर्ट में पहुंच जाती है। दूसरा प्ले शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, इसमें दो बहनें दिखाई गई हैं। दोनों के दोनों बहनें पुरुष का रूप धारण करके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उस समय के लिए यह बातें बहुत बड़ी हैं और ये बातें ये शो करती हैं कि किस प्रकार से उस समय के जो राइटर्स थे, चाहे वो चौसर एज के रहे हों, चाहे एलिजाबेथन एज के रहे हों, उन पर रेनेसां का कितना अधिक प्रभाव था और ये प्रभाव उनकी राइटिंग में हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। तो आज की मैंने इस वीडियो में आपको रेनेसां मूवमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो समझाया। अब अगले वीडियोस में जो अगला वीडियो मैं आपको इसका दूंगा, उसमें जो मैंने आज इस वीडियो में आपको समझाया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और देखकर प्लीज लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए, जिससे कि मुझे और वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू।